Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters. Today we are going to discuss a very important environmental issue, droughts, जिसको हिंदी में हम सूखा कहते हैं. So today we are going to discuss what is basically drought, what are its causes, what are its impacts and what are the various mitigation and control measures for droughts. ड्राउट्स के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, एज़ पर यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में लगभग जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 बिलियन लोग जो हैं वो वाटर स्ट्रेस से प्रभावित होते हैं. और अगर इंडिया के डाटा की बात करें तो इंडिया में भी लगभग जो है 600 मिलियन के आसपास लोग जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हैं वो पानी की कमी या वाटर स्ट्रेस से जो है वो प्रभावित होते हैं. तो ड्राउट जो है वो केवल पानी की कमी नहीं है, अपितु ये हमारी कृषि, हमारे इकोसिस्टम्स, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी के ऊपर जो है बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव जो है वो डालता है. रिसेंट एपिसोड्स की बात करें तो महाराष्ट्र में 2016 में बहुत बड़ा जो है एक सूखा पड़ने का एपिसोड हुआ था, जिसमें कि लगभग वहाँ के जो लोग हैं उनको वाटर ट्रेन्स के ऊपर अपनी जल आपूर्ति के लिए निर्भर रहना पड़ा था. इसके बाद 2019 में जो है चेन्नई में इसी तरह का ड्राउट जो है वो रिपोर्ट किया गया था. शिमला का एपिसोड आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, ये भी 2018 में वहाँ पर भी पानी की जो है भारी किल्लत का सामना जो है लोगों ने किया था. इसके अलावा केप टाउन के बारे में आपने न्यूज़ में ऑलरेडी सुना होगा, तो ये भी जो है 2018 की ही बात है. तो इसलिए ड्राउट यानी कि सूखा पड़ना एक बहुत ही बड़ी पर्यावरणीय समस्या है. तो चलिए आज इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं. So let's start with today's topic, droughts यानी कि सूखा पड़ना, its causes, impacts and control measures. So first of all, let's start with the definition. What is the definition of droughts? यानी कि सूखा पड़ना क्या होता है. तो droughts are prolonged periods of either no rainfall or abnormally low rainfall that leads to shortage of water, which can adversely affect our agriculture, ecosystems and human activities. यानी कि किसी भी स्थान पर यदि लंबे समय तक या वर्षा ना हो या फिर जो औसतन वर्षा वहाँ हर साल होती है उससे कम वर्षा जो है लंबे समय तक हो, जिसकी वजह से पानी की कमी वहाँ पर हो जाए और अल्टीमेटली हमारी जो कृषि है, पारिस्थितिकी तंत्र है और जो हमारी मानव गतिविधियां हैं वो उससे प्रभावित हों, तो इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम सूखा पड़ना यानी कि ड्राउट कहते हैं. अब ये जो ड्राउट्स हैं इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ड्राउट्स. फर्स्ट इज योर मेट्रोलॉजिकल ड्राउट यानी कि मौसम से संबंधित सूखा. तो ये जो ड्राउट है बेसिकली इट हैपन्स व्हेन एन एरिया रिसीव्स आइदर नो रेनफॉल और आइदर लेस रेनफॉल देन द एवरेज रेनफॉल इट वाज रिसीविंग एनुअली. यानी किसी भी स्थान पर, जो कि हमने भी डेफिनेशन में डिस्कस किया कि या तो वर्षा ना हो या कम हो लंबे समय तक औसतन वर्षा से, तो इसको हम मेट्रोलॉजिकल ड्राउट की कैटेगरी में रखते हैं. दूसरा जो ड्राउट कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चरल ड्राउट यानी कि कृषि से संबंधित सूखा पड़ना. तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट की वजह से कुछ समय बाद जो हमारी मृदा यानी कि मिट्टी है उसकी जो नमी है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है और मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होने की वजह से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कम होने लगती है और अल्टीमेटली हमारी जो फसल की उपज है, पैदावार है, वो प्रभावित होती है या वो कम हो जाती है. तो इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है इसको हम कृषि संबंधित सूखा कहते हैं यानी कि एग्रीकल्चरल ड्राउट कहते हैं. व्हेन आवर एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन इज अफेक्टेड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज एग्रीकल्चरल ड्राउट. Next is your hydrological drought. So hydrological drought means when our water resources, whether they are surface water resources or whether they are groundwater resources, the water level in these resources that starts
फॉलिंग डाउन, यानी कि इन जल के स्रोतों में जो जल का स्तर है वो या तो कम होने लगता है या बहुत से जो जल के स्रोत हैं वो सूख जाते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो इम्पैक्ट होती है। तो इस तरह की जो स्थिति है इसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट के नाम से जानते हैं। लास्ट और फोर्थ टाइप का जो ड्राउट है दैट इज सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट, यानी कि जब पानी की कमी हमारी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करना शुरू कर दे। और ये आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां कुछ भी हो सकती हैं, ये चाहे हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारा एनर्जी सेक्टर है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो भी प्रभावित होगा, हमारे बिजनेसेस हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से जुड़ी होती हैं। तो जब ये सारी गतिविधियां प्रभावित होना शुरू हो जाएं तो उस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू द रीजंस, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से सूखा पड़ता है? तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसे कि हमने बात की, यानी कि वर्षा का कम होना या ना होना, जो उस स्थान की जो एवरेज रेनफॉल है, यानी कि औसतन जो वर्षा हर साल वहां होती थी उससे जो है कम होना काफी लंबे समय तक, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है वो है जो सॉइल कंडीशंस वहां की हैं, यानी कि जो मिट्टी है उसकी अगर सॉइल की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर नहीं है, वो पुअर क्वालिटी की है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर का क्वांटिटी है वो कम है, या फिर वहां की जो मिट्टी है वो सैंडी है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जो सॉइल है वो क्ले, लोम और सैंड मेनली जो है 3 कैटेगरीज की होती हैं। तो जो सैंडी सॉइल होती है वो सबसे मोटे टाइप की सॉइल होती है और उसमें पोर साइज सबसे बड़ा होता है और इसमें पानी को रोक कर रखने की क्षमता भी सबसे कम होती है। और जैसे अगर हमारी जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्शन की वजह से जब भी बारिश होगी तो जो वाटर है दैट वाटर विल नॉट बी एबल टू percolate through the different soil horizons, and most of the water will leave the area in the form of runoff water, due to which the moisture content in the soil that is going to reduce, which will ultimately impact the soil fertility as well. फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज हाई टेम्परेचर, यानी कि जो ऐसे एरियाज हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं बेसिकली, जहां पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहां तापमान जो है काफी ज्यादा रहता है और ज्यादा तापमान रहने की वजह से अगर वर्षा हो भी रही है तो जो वर्षा का जल है या जो मृदा की नमी है वो ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से बहुत जल्दी जो है पानी वहां पर सूख जाता है, यानी कि मृदा की नमी खत्म हो जाती है, वाटर बॉडीज जो है सूख जाती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है सूखा पड़ने का। फिर जो नेक्स्ट जो कारण है वो है ओवर एक्सट्रैक्शन और पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि एक्सेस विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल को हम ज्यादातर कृषि के लिए निकालते हैं, तो जरूरत से ज्यादा उसको निकालना, यानी कि जितना हम उसको रिचार्ज कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा हम निकालेंगे तो अल्टीमेटली जो वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर का वो गिर जाएगा। इसी के साथ जो सरफेस वाटर हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी भी एक्सेस ओवर एक्सप्लॉयटेशन या उनको पल्यूट करना, कंटामिनेट करना या कूड़ा उनमें फेंक देना, तो इस तरह की कई चीजें हैं जो वाटर को पल्यूट करती हैं या कंटामिनेट करती हैं या फिर उसको जो है ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये सारे ही कारण जो हैं कहीं ना कहीं ड्राउट का एक जो है कारण बनते हैं। फिर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, यानी कि वनों की कटाई की। तो वन यानी कि फॉरेस्ट दे बेसिकली एक्ट एज ए नेचुरल स्पॉन्ज, यानी कि वर्षा के सीजन में ये वन जो है उस वर्षा के जल को संचित करने का, संचयन करने का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसकी रन ऑफ वाटर की स्पीड कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपका मिट्टी के अंदर जो है वो रिसता है, जिससे मृदा की जो नमी है वो बढ़ती है और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बेहतर होता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो नेचुरली जो वर्षा का जल है वो रन ऑफ वाटर की फॉर्म में हमारे नदियों नालों के थ्रू बहता हुआ जो है समुद्र में चला जाएगा और
अल्टीमेटली जो हमारे लैंड एरियाज हैं या स्पेशली जो हिली एरियाज हैं वहां पर ये पानी टिकेगा नहीं, जिसकी वजह से वहां सूखे जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। द नेक्स्ट रीजन इज इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि हमारी कृषि में कुछ ऐसे अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करते हैं जो कहीं ना कहीं सूखे का कारण बनते हैं। जैसे सबसे पहला है ओवर इरिगेशन, यानी कि खेतों को जो है प्रॉपरली इरिगेट ना करना या पानी से बहुत ज़्यादा भर देना, तो जिसकी वजह से जो मृदा है उसमें सॉल्ट कंटेंट यानी कि नमक की मात्रा बढ़ जाती है। दैट लीड्स टू सॉइल सैलिनाइजेशन, जिसकी वजह से आपकी जो मृदा है वो खारी हो जाती है और दैट इज नॉट एबल टू सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ एनीमोर। देन नेक्स्ट इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, यानी कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर ऐसी फसलें लगाना जिनकी वाटर की रिक्वायरमेंट यानी कि पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण है, वहाँ पर जो भूमिगत जल का स्तर है वो कम हो जाता है और मृदा की नमी जो है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि इस तरह की फसलें जो हैं पूरा पानी जो है वो सोख लेती हैं। फिर कुछ हमारी और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मोनोकल क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से हम लोग अब ज़्यादातर उन्हीं फसलों को लगाते हैं जिनकी हमें मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलती है, और हमने जो अपने ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनको लगाना छोड़ दिया है। इससे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था उसमें वी यूज टू प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, जिसकी वजह से मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनकी जो बैलेंस है वो मेंटेन रहती थी। लेकिन ड्यू टू मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि सिंगल क्रॉप लगाएंगे, सिंगल क्रॉप की सिंगल टाइप की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रहेगी और जो मृदा है वो उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में डिप्लीट हो जाएगी, यानी कि वो पोषक तत्व उसमें से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। देन एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो हम हर जगह अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, चाहे वो खाद की फॉर्म में करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में करें, कीटनाशकों की फॉर्म में करें। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हमारी जो मृदा है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं नेगेटिवली। फिर एक और मेथड है स्लैश एंड बर्न मेथड, या इसको हम कई बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेथड भी कहते हैं, कि हम हर साल नई जगह पर नए जंगलों को काट कर जलाकर वहाँ कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और अगले साल फिर और नए जंगल काटे जाएंगे और वहाँ नई जगह एग्रीकल्चर किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो इससे हमारे ग्रीन कवर यानी कि जंगलों का जो एरिया है वो कम हो रहा है, और दूसरा जो हमारी मृदा है उसकी हेल्थ जो है वो भी प्रभावित हो रही है लॉन्ग रन में। फिर जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो पालतू पशु हैं उनकी अत्यधिक चराई। तो ये दो तरीके से हो सकती है, यानी कि किसी एरिया में वहाँ की जो ग्रेजिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पशुओं को वहाँ छोड़ दिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि यदि कम पशुओं को भी छोड़ें लेकिन उन पशुओं को बार बार उसी सेम एरिया में हम छोड़ें, तो दोनों ही केसेस में ओवर ग्रेजिंग होगी, यानी कि वहाँ की जो एडिबल फॉडर ग्रासेस हैं या जो प्लांट्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा कि वो रीजनरेट कर सकें या रीग्रो कर सकें, और अल्टीमेटली समय के साथ वो एडिबल जो स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे वहाँ से उन ग्रेजिंग लैंड से खत्म हो जाएंगी। और जो वहाँ की मृदा है, क्योंकि वहाँ की जो वनस्पति जब खत्म हो जाएगी तो मृदा जो है वो काफ़ी सूखी हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और इट विल बी इजीली सब्जेक्टेड टू इरोजन बाई विंड। Next is climate change. So climate change, we all know that it is the biggest environmental challenge that we are facing in this century. So climate change is mainly happening due to global warming nowadays. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो काफ़ी अल्टर कर रहे हैं, और इन वेदर पैटर्न्स के अल्टर करने से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा बारिश होना या सूखा पड़ना, इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनकी सिवियरिटी जो है वो बढ़ रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ड्राउट जैसी समस्याओं का। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेदर फिनोमिनन है दैट इज एल नीनो एंड ला नीना इवेंट। तो ये जो एल नीनो एंड ला नीना इवेंट हैं ये पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में होने वाली एक घटना है जो कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग भूभागों को प्रभावित करती है।
इसमें दो फिनोमिनन है, एल नीनो एंड ला नीना, दोनों ही जो है कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी कि अपोजिट है एक दूसरे से। जो ला नीना है उसमें क्या होता है कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसके ऊपर से जो है ट्रेड विंड्स जो हैं वो फ्लो करती हैं, यानी कि जो इनको हम ईस्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं, ये हवाएं जो हैं वो बहती हैं। तो ला नीना के समय में ये हवाएं हमारे ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ बहती हैं, जिससे कि ये काफी जो है स्ट्रांग होती हैं, जिससे कि जो समुद्र का जो अपर लेयर का वाटर है जो सूर्य की रोशनी से गर्म हो जाता है, वो गर्म पानी हमारा ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ निकल जाता है और ईस्टर्न पैसिफिक में नीचे से जो ठंडा पानी है उसकी अपवेलिंग होती है, यानी कि वो ऊपर आता है। और एल नीनो में इसका अपोजिट होगा, यानी कि जो ये हमारी ईस्टर्ली हवाएं हैं ये कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पानी जो ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ गया होता है वो वापस आता है और अल्टीमेटली जो अपवेलिंग है वो बंद हो जाती है। तो इस तरह के इस वेदर फिनोमिनन की वजह से कई जगहों पे बहुत अत्यधिक बारिश होती है और कई जगहें बिल्कुल भी जहां पर बारिश नहीं होती, यानी कि वो वर्षा से बिल्कुल वंचित रह जाती हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है कई जगहों पे बाढ़ आने के लिए और कई जगहों पे सूखा पड़ने के लिए। फिर लास्ट रीजन है अर्बेनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। सिंस आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और जनसंख्या बढ़ने की वजह से हमें समय के साथ ज्यादा ऐसे इलाकों की जरूरत पड़ रही है, ड्यू टू विच द अर्बन एरियाज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। और अर्बन एरियाज को बनाने के लिए हम जंगलों का कटान कर रहे हैं। बाय कटिंग द नेचुरल ग्रीन फॉरेस्ट वी आर क्रिएटिंग द कॉन्क्रीट फॉरेस्ट। हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जहां बिल्डिंग्स नहीं है वहां रोड्स बना रहे हैं, जहां बिल्डिंग्स और रोड्स नहीं है वहां पेवर्स बिछा रहे हैं, यानी कि हमने पूरा का पूरा जो सॉइल है उसको कॉन्क्रीट से कवर कर दिया है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो ये जो हमारे अर्बन एरियाज हैं दे बेसिकली बिकम्स अर्बन हीटेड आइलैंड्स। यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा होता है बाकी एरिया से कंपैरिजन में, और यहाँ पर हमने कोई भी जगह नहीं रखी कि नेचुरली जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो ऑपरेट कर सके। वर्षा हो, वर्षा का जल मिट्टी के नीचे जाए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, उस तरह की चीजें यहाँ होना बंद हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हमारी जो लोकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं जो है वर्षा कम होने या ना होने का कारण बनती है, जो अल्टीमेटली सूखे में तब्दील हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ड्राउट्स हैं उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो सबसे पहला जो दुष्परिणाम है वो है हमारी कृषि के ऊपर, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर। तो पानी की कमी की वजह से जो मृदा की नमी है, यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सॉइल में खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल में जो वेजिटेशन ग्रोथ है या जो प्लांट ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती और अल्टीमेटली जो हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, फसलों की जो उपज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारे जो फसलों के जो मूल्य हैं या जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारे इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पे। फिर चाहे वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। पानी की कमी की वजह से तो लैंड इकोसिस्टम्स की बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर में जो लॉस होता है वैसा ही लॉस जो है जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है, चाहे वहां फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है, तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसके कम होने की वजह से जो सॉइल है दैट इज नॉट एबल टू सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, तो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी प्रभावित होती है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स की बात करें तो उसमें भी पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। पानी का स्तर कम होने की वजह से उसमें जो उसकी नेचुरल जो रिप्लेनिश करने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, पोल्यूशन लेवल बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन जो परसेंटेज है वाटर में, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे कि पानी में जो भी आपका फ्लोरा फोना है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो धीरे धीरे जो है नष्ट होने लगते हैं। फिर तीसरा हमारा जो इम्पैक्ट है वो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे।
तो पानी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हर जगह यूज होता है, फिर चाहे वो माइनिंग सेक्टर हो, माइनिंग से लेकर मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन, उसकी प्रोसेसिंग में, हर जगह, और इंडस्ट्रियल कूलिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी पानी की किल्लत की वजह से प्रभावित होता है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की। तो पानी की कमी की वजह से दोनों तरह की जो बीमारियां हैं वो होती हैं, फिर चाहे वो वाटर बॉर्न डिजीज हो या डस्ट बॉर्न डिजीज हो या एयर बॉर्न डिजीज हो। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस पानी की कमी की वजह से या पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से होती हैं, जैसे कि आपका टाइफाइड है, जॉन्डिस है, मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और पानी की कमी की वजह से जब आपकी सॉइल जो है वो लूज रहेगी, धूल मिट्टी चारों तरफ रहेगी, तो जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, जो हवा हम सांस में ले रहे हैं, उससे भी कई प्रकार की जो सांस की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां होती हैं, और हमारी जो दृष्टि है, जो आई साइट है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट इंपैक्ट है दैट इज वाइल्ड फायर्स के जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेदर ड्राई है, गर्म है, जो वेजिटेशन है वो धीरे धीरे सूख रही है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में जो है, जो जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो कई गुना जो है बढ़ जाती हैं, क्योंकि जंगलों में इजीली जो वेजिटेशन ड्राई है तो उसमें इजीली आग वो पकड़ लेते हैं। फिर हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, तो एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो चाहे वो हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर है, हर सेक्टर में जो है पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी की कमी की वजह से हमारा जो एनर्जी सेक्टर है या एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ये हो गए हमारे कुछ मेन इम्पैक्ट्स। अब जो इसके सोशल इम्पैक्ट्स हैं उसकी बात करें तो ड्राउट होने की वजह से, क्योंकि हमारी कृषि की पैदावार खत्म हो गई, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम वो प्रभावित होना शुरू हो गए, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो लोग हैं उस एरिया को छोड़कर वो किसी दूसरी जगह माइग्रेट करने में जो है वो मजबूर हो जाएंगे। तो इट लीड्स टू कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट। So they will leave that area and they will go to other areas in search of agriculture, in search of livelihoods, food and other resources. And when these people they will go to other areas, there might be other communities that are already living in those areas. So there will be rise in conflicts between the communities that are already living in these areas and the communities that are coming from the ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। तो दोनों के बीच में जो है कंपटीशन होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो अनरेस्ट वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और ये लड़ाई झगड़े किस चीज के लिए हो, कंपटीशन किस चीज के लिए होगा, ये होगा खाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लैंड के लिए, रहने के लिए, वाटर के लिए, हर चीज के लिए जो है कंपटीशन होगा। तो सोशल अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन भी ड्रॉट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। These are some of the major incidences of droughts which happened in India since 1876। जैसे कि 1876-77 में जो है भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसको ग्रेट इंडियन फेमाइन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें लगभग 5 से 10 मिलियन लोग जो हैं वो भूखमरी और स्टार्वेशन की वजह से जो है वो मारे गए। फिर उसके बाद 1900 में जो है दोबारा जो है एक ड्रॉट का इंसिडेंस हुआ। इसमें भी लगभग 4.5 मिलियन जो लोग हैं वो स्टार्वेशन यानी कि भूख से और अलग अलग बीमारियों से जो है वो मारे गए। फिर 1965 में, 1972, 1979, इस तरह से जो है ये अलग अलग ईयर्स इसमें दिए गए हैं। और अभी रिसेंट जो एपिसोड्स हैं उनकी बात करें तो जैसे 2012 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में जो है लगभग 60 to 70% लेस रेनफॉल जो है, जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे 60 to 70% कम रेनफॉल वहां हुआ। 2014 से 2016 में भी जो है, जो सेंट्रल इंडिया है, स्पेशली जो बुंदेलखंड का एरिया है, वहां पर जो है भारी पानी की जो है कमी हुई। 2019 में भी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में जो है फसलें पूरी तरह से जो है वो तबाह हो गई ड्यू टू
मॉइस्चर स्ट्रेस यानी कि ड्रॉट की वजह से। तो ये कुछ मेन केस स्टडीज हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे व्हाट कुड बी द कंट्रोल एंड मिटिगेशन मेजर्स टू टैकल सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ड्रॉट में जो सबसे बड़ा जो भी हमने चीजें डिस्कस की उसमें जो सबसे मेन जो फीचर रहा है वो है पानी की कमी। तो जो सबसे जरूरी जो इसका मिटिगेशन मेजर है वो पानी का सदुपयोग और उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला है वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर, क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमिंग सेक्टर, तो उसमें हमारी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं वो एफिशिएंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, पानी को हम वेस्ट ना करें। दूसरा, जो वर्षा जल है उसका संचयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है और इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरी हाउस होल्ड। जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर हर हाउस होल्ड में ये मैंडेटरी होनी चाहिए। तो हमारे घरों में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, और इवन जो हमारे नेचुरल लैंडस्केप्स हैं वहां पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। फिर है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज किससे होगा? बारिश से होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है डिफरेंट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कंटूर बंडिंग है, कंटूर ट्रेंचिंग है, सीढ़ीनुमा खेती है, फिर परकोलेशन पिट्स हैं, चेक डैम्स हैं। इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम वाटरशेड मैनेजमेंट में या इस तरह की चीजों में जो है यूज करते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो बेहतर होता है। फिर एक मेथड और है कि हम समुद्र का जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में तब्दील करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकली एंड फाइनेंशियली वायबल। टेक्निकली इट इज वायबल बट वो फाइनेंशियली भी वायबल होना चाहिए। सो इफ इट इज फाइनेंशियली वायबल देन वी कैन गो फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर। देन जो हमारा वेस्ट वाटर है, फिर चाहे वो हमारे घरों से निकले या फिर हमारे इंडस्ट्रीज और कारखानों से निकले, तो उसको रीयूज और रिसाइकल करना बहुत जरूरी है। उसको भले हम पीने के लिए यूज ना करें, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के बाद हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, अपने टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और जो हमारे डैम्स और रिजर्वायर्स हैं उनकी प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें इंश्योर करनी है, ताकि उनमें किसी भी तरह का कोई लीकेज या जो है उनका कोई फ्यूचर में जो है कोई भी उनकी कोलैप्सिंग का जो खतरा है वो ना हो। दूसरा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, जहां हमें लगता है कि वहां सूखा पड़ सकता है या पड़ा है, पिछले हिस्टोरिकल डाटा अगर उठाकर हम देखें तो वहां अगर सूखे के एपिसोड्स पहले हुए हैं तो वहां हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज को इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी क्रॉप वेराइटीज को अवॉइड करना चाहिए जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है। दूसरा, हमें क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वी शुड नॉट गो फॉर मोनोकल्चरल क्रॉप प्रैक्टिसेस, वी शुड गो फॉर क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। इस तरह से जब हम मल्टीपल जो क्रॉप्स हैं उसको लगाते हैं तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और फर्टिलिटी मेंटेन रहने की वजह से अल्टीमेटली आपका सॉइल मॉइस्चर कंटेंट भी मेंटेन रहता है। फिर कंजर्वेशन टिलेज, यानी कि जो मिट्टी है उसको हम ज्यादा ना खोदें, उसको प्लो ना करें, जितना बीज लगाने के लिए जरूरी है उतना ही उसको डिस्टर्ब करें, ताकि सॉइल इरोजन या उसका जो मॉइस्चर है उसका लॉस कम से कम हो। मल्चिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे मेथड्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ये भी जो है सॉइल की फर्टिलिटी और मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाने में जो है वो सहायता करते हैं। सॉइल एंड लैंड मैनेजमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसमें कि जैसे कंटूर प्लोइंग है, ट्रेसिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को लगाएं, क्योंकि जंगल जो है वो पानी के लिए नेचुरल स्पॉन्ज का काम करते हैं, यानी कि पानी को वो एब्जॉर्ब करते हैं बारिश के सीजन में, और जब बारिश नहीं होती तो उस सीजन में पूरे के पूरे हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को वो सपोर्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इस तरह की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, पहले हमने फ्लड्स के बारे में भी बात की है और आज जैसे हम ड्रॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें जो हमारा वेदर डाटा है, चाहे वो रेनफॉल डाटा है या फिर सॉइल मॉइस्चर का जो प्रॉपर एनालिसिस है, या जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जमीन के ऊपर हैं या जमीन के नीचे हैं, उनका वाटर लेवल प्रॉपरली, रेगुलरली, पीरियोडिकली जो है वो
मॉनिटर होना जरूरी है। अगर उसमें कोई भी इस तरह के संकेत हमें मिलते हैं तो हमें ताकि हम उसके लिए एडवांस में जो है कोई मिटिगेशन स्टेप्स जो हैं वो उठा सकें। और इस मॉनिटरिंग के बेसिस पे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं ताकि जो प्रोन कम्युनिटीज हैं जो इससे प्रभावित होंगी उनको हम समय पर जो है चेतावनी दे सकें और उसके लिए टाइमली हम कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड ले सकें और अगर ज़रूरी हो तो लोगों को वहाँ से समय रहते जो है उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा सके। फिर हम बात करते हैं प्लानिंग और पॉलिसी लेवल की बातों की। तो इसमें सबसे पहला है ड्रॉट कंटीजेंसी प्लानिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इट शुड बी एट लोकल लेवल, रीजनल लेवल एंड नेशनल लेवल। तो हर लेवल पे जो है ये ड्रॉट कंटीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए क्योंकि ड्रॉट भी एक डिजास्टर है। तो इसमें जो है जैसे आपका डिजास्टर के 3 स्टेप होते हैं, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और जो है रिहेबिलिटेशन। तो तीनों में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो प्रिपेयर्डनेस में जो भी हमारी इमरजेंसी सप्लाईज हैं वो हम एंश्योर रखें। जो हमारी डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स हैं और जो मेडिकल टीम्स हैं उनकी प्रॉपर जो है ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और इस तरह की जो भी हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग रहती है वो हमें अपनी साउंड रखनी है। फिर दूसरा है वाटर अलोकेशन पॉलिसीज जो हैं वो होनी चाहिए। तो जैसे हमने वाटर रिसोर्सेज में डिस्कस किया था कि वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रहते हैं, कई बार जो है वो कंट्रीज के बीच में भी रहते हैं और कई बार जो है स्टेट्स के बीच में भी रहते हैं। तो वो नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं और स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को से प्रॉपरली निपटने के लिए हमारे पास प्रॉपर वाटर अलोकेशन पॉलिसीज होनी चाहिए। किस स्टेट का, किस कंट्री का कितना पानी उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको अलॉट किया जाना चाहिए। और ड्यूरिंग द ड्रॉट पीरियड यानी कि जब बारिश कम हो रही है और पानी की कमी है तो उस समय भी जो है जो हमारे क्रिटिकल नीड्स हैं उन नीड्स को एसेस करके अकॉर्डिंगली जो है प्रायोरिटी बेसिस पे पानी जो है वो दिया जाना चाहिए, सिर्फ उन क्रिटिकल नीड्स को मीट विद करने के लिए। फिर हम पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं। तो अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो हर जगह जरूरी है। लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए ताकि वो पानी की बचत करें, पानी को सेव करें, पानी को दुरुपयोग ना करें, उसकी वेस्टेज ना करें और ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस जो है अपनी रखें ताकि इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उससे सही प्रकार से निपटा जा सके। फिर लास्ट में हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रेटजीज। तो इकोनॉमिक में सबसे पहले हम इंश्योरेंस स्कीम्स की बात करते हैं। तो इंश्योरेंस जो है वो किसी भी चीज की हो सकती है। इट कुड बी लाइफ इंश्योरेंस, इट कुड बी एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, इट कुड बी योर लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, इट कुड बी द इंश्योरेंस ऑफ योर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है क्योंकि डिजास्टर में हमें बहुत नुकसान होता है, वो ह्यूमन लाइफ का नुकसान भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का नुकसान भी हो सकता है, लाइफ स्टॉक का नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हमने इंश्योरेंस करके रखी होगी तो उसका जो कंपनसेशन है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है। इंश्योरेंस नहीं की होगी तो वो एक तरह से हमारा टोटल लॉस होगा। दूसरा जो हमारी लाइवलीहुड है यानी कि आजीविका है, जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनकी जो आजीविका के साधन है उन्हें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि अगर कहीं पर भी ड्रॉट जैसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो सेक्टर है वो हमारी कृषि है। और जब सभी कम्युनिटी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो नेचुरली उनकी जो आय है, उनकी आमदनी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है ऑल्टरनेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों को प्रोवाइड की जाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स जो है ऐसी जगहों पे चलाए जाने चाहिए और अफेक्टेड कम्युनिटीज को जो है दे शुड बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट ताकि वो इस सिचुएशन से जो है प्रॉपरली निपट सकें और समय के साथ फिर उबर भी सकें। सो that is all about mitigation and control measures. So that is all about droughts. We discussed about droughts, its definition, its reasons or causes, its impacts and its control and mitigation measures. I hope you like the lecture. So if you found this lecture as useful, then
You may subscribe to Environment Matters for regular updates. Thank you.